वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अच्छे से? चलिए, तो मैं हाजिर हूं आप लोग के सामने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़े होंगे। हालांकि मैंने आप लोगों को बोला था प्रीपोजिशन अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो ग्रामर में पढ़ना है प्रीपोजिशन को, वो पोर्शन प्रीपोजिशन का समाप्त हो चुका है। एक दो लेक्चर और लगेगा उसमें समाप्त करने। इनफैक्ट कह लीजिए तो लेक्चर नहीं लगेगा, मुझे आप लोगों को कुछ पीडीएफ देने हैं, कुछ फाइल देने हैं, सो दैट कि आप लोग प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को याद कर सको। हाँ, कुछ चीज़ें बताना है मुझे प्रीपोजिशन में, वो बताना है प्रीपोजिशन में एरर कहाँ कहाँ होता है। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो किसी खास शब्द के साथ लगा रहता है, वो एक पोर्शन लेना है। तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको उस पोर्शन के बारे में भी पढ़ाऊँगा और बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन पहले मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, ये है सेंटेंस पैटर्न। इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है पूरे अंग्रेजी भाषा में। सेंटेंस पैटर्न आप समझ ही रहे हैं, सेंटेंस के बारे में है ये सारी कहानी। इंग्लिश में क्या बोलते हो आप, या हिंदी में आप क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस ही तो बोलते हैं, वाक्य ही तो बोलते हैं। बिना वाक्य के ना हिंदी बोल सकते ना इंग्लिश बोल सकते। तो अगर सेंटेंस का ज्ञान अच्छे से आ जाए आपको, ठीक है, तो फिर अंग्रेजी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जनरली जो बिगनर्स होते हैं, जो इंग्लिश पहली बार सीख रहे होते हैं, लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, या कोई बच्चा जब कोई भाषा सीख रहा होता है, तो क्या सीखता है? छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखता है, वेरी सिंपल सिंपल सेंटेंसेस सीखता है। तो बस वही बात है। तो इस सेंटेंस पैटर्न में हमको क्या समझना है? तो सिंपल सेंटेंसेस के बारे में समझना है। फिर जब हम सिंपल सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छे से बोलने आ जाता है हम लोगों को, छोटे छोटे भाषा, छोटे छोटे वाक्य, तो हम कुछ दो तीन वाक्यों को एक साथ बोलना शुरू करते हैं, जोड़ते हैं सेंटेंसेस को, तो वो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। और फिर उससे भी बड़ा, जब कंपाउंड सेंटेंस बोलना शुरू कर देते हैं हम, वो सीख लेते हैं, तो फिर उससे भी जो एडवांस वर्जन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बोलना शुरू कर देते हैं, और भी कुछ उसमें जोड़ जोड़ कर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया है सेंटेंसेस को सीखने की, कि किस प्रकार हम सबसे शुरुआत में सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, फिर उन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, फिर उनसे फर्दर बढ़ते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो हम कैसे सेंटेंस को सिंपल कहेंगे, कैसे सेंटेंस को कंपाउंड कहेंगे, कैसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कहेंगे, इनके बीच के अंतरों को इस पूरे चैप्टर में समझना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे इंग्लिश का समझ लो कि आधार है ये। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो समझ लेना कि अंग्रेजी की आधा पोर्शन आपका समाप्त हो चुका। और इसके पहले तो मैंने बहुत सुंदर चैप्टर पढ़ाया आप लोगों को, प्रीपोजिशन। ये भी अंग्रेजी का एक आधार है, ठीक है। जो मैक्सिमम एरर होता है लोगों का, वो प्रीपोजिशनल सिलेक्शन में ही हो जाता है। सही प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करके, कभी लगाने का टू लगाते हैं, ऑफ लगाने का ऑफ लगाते हैं, टू कहीं पे भी कुछ भी लगा देते हैं। जहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगना होता है वहाँ प्रीपोजिशन लगा देते हैं, जहाँ लगना होता है सही प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, तो पूरी की पूरी अंग्रेजी खराब हो जाती है। तो इसलिए ये प्रीपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर था। और ये सेंटेंस पैटर्न भी उसी प्रकार से उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस सेंटेंस पैटर्न में एक और कॉन्सेप्ट आएगा, आप लोगों को समझने का होगा, जो होगा यूज ऑफ कंजंक्शन, ठीक है ना। पूरा का पूरा सेंटेंस पैटर्न जो है इसी कंजंक्शन के यूजेस पर बेस्ड है। किस प्रकार के कंजंक्शन के जुड़ने से सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, या सेंटेंस का जो पैटर्न है वो चेंज कर जाता है। कैसे कोई सेंटेंस कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बन जाता है, या कैसे कोई सेंटेंस सिंपल से कंपाउंड बन जाता है, ये सारी कहानी कंजंक्शंस की है। तो इस चैप्टर के माध्यम से आपको कंजंक्शन के सही प्रयोगों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, है ना। और फिर एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को, जब ये सब चैप्टर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कंजंक्शन ही पढ़ेंगे, क्योंकि कंजंक्शन से ये रिलेटेड है। और कंजंक्शन की आधी कहानी इसमें समाप्त हो जाएगी। कंजंक्शन से आप इंट्रोड्यूस हो जाइएगा, कंजंक्शन के प्रयोगों को समझने लगिएगा। तो फिर हम कंजंक्शन चैप्टर को सेपरेटली भी पढ़ लेंगे, ताकि ये पूरी की पूरी कहानी ही समाप्त हो जाए और आपका एक अच्छा बेस, अच्छा अंग्रेजी का लैंग्वेज का आधार तैयार हो जाए, और आपके एरर्स कम होने लगे, एंड यू रियली स्टार्ट स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे। ओके, तो चलिए आज का ये सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं सेंटेंस पैटर्न के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होगा, ठीक है।
एक एक चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे सो दैट पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। प्यार से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा और सारी बातों को सुन करके नोट कीजिएगा, ठीक है। और अपना भी कुछ इमेजिनेशन लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। यही है, यही तरीका होता है किसी भी चीज को सीखने का। तो आज का जो विषय है हमारा वो है सिंपल सेंटेंस के बारे में। चलिए समझते हैं इस बातों को कि कैसे हमको सिंपल सेंटेंस समझना है, कैसे हमको सेंटेंस पैटर्न को समझना है। ओके नाउ, तो देखो, टू अंडरस्टैंड कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्लॉजेस, ठीक है। किसी भी तरह के सेंटेंसेस को समझने के लिए, सिंपल सेंटेंस को समझो, कंपाउंड सेंटेंस को समझो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझो, ठीक है, जरूरी यह है कि हम क्लॉजेस को समझें। बिना क्लॉज को समझे हुए सिंपल सेंटेंस नहीं समझा जा सकता, कंपाउंड सेंटेंस नहीं समझा जा सकता, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं समझा जा सकता। क्लॉज क्या होता है? व्हाट इज अ क्लॉज? तो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एंड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट इसमें होता है और एक प्रेडिकेट होता है। किस में होता है? क्लॉज में होता है, ठीक है। किस में होता है? क्लॉज में होता है। तो क्लॉज क्या हो गया आपका? क्लॉज क्या हो गया? तो क्लॉज हो गया एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या क्या है? तो एक सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है? प्रेडिकेट है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि क्लॉज किससे बना है? तो क्लॉज बना है सब्जेक्ट से और क्लॉज बना है प्रेडिकेट से। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, आप समझते हैं इस बात को। ये क्लियर हो गया क्या है? क्योंकि तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का एक समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। दिस इज द क्लॉज। ओके नाउ, जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल। शी सेड दैट शी वॉज इन नीड ऑफ सम हेल्प। क्या है कहानी? तो शी सेड दैट शी वॉज इन नीड ऑफ सम हेल्प। तो देखो यहाँ पर दो पार्ट में ये सेंटेंस डिवाइडेड है। पहला है शी सेड, ठीक है। दैट जो है ये बीच में आ गया है, ये इस वाले पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। दैट शी वॉज इन नीड ऑफ सम हेल्प। तो ये एक सेंटेंस है, दूसरा ये सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है दैट के द्वारा। ओके, तो इसलिए ये सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। पहला पार्ट बन गया शी सेड और दूसरा पार्ट बन गया दैट के साथ वाला पार्ट, दैट शी वॉज इन नीड ऑफ सम हेल्प। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए, ये तो दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, ये शी सेड ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, दो शब्द है इसमें, और ये दैट शी वॉज इन नीड ऑफ सम हेल्प ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। शब्दों के इतने सारे समूह हैं यहाँ पर मौजूद। इन दोनों के पास अपने अपने सब्जेक्ट है और अपने अपने प्रेडिकेट है, लेकिन इन दोनों का प्रयोग हम सेपरेटली नहीं किए हुए हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली नहीं किया गया है। ये दोनों के दोनों जो है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये दोनों ही एक ऊपर वाले सेंटेंस के क्या हैं? पार्ट हैं। ओके, ये क्लियर है कि ये दोनों जो सेपरेट पार्ट निकला है, ये कहां से निकला है? तो ऊपर वाले सेंटेंस से निकला, और यही दोनों सेंटेंस मिल करके ये ऊपर वाला सेंटेंस का निर्माण यहां पर किया गया है। इस बात को समझना है। ओके, तो एक तरह से क्या हो गया, ये एक क्लॉज हो गया और दूसरा ये एक क्लॉज हो गया। ये दोनों क्लॉज मिल करके इस सेंटेंस का निर्माण यहां पर किए हुए हैं। समझ गए? ठीक है, ये पहला क्लॉज और ये दूसरा क्लॉज। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, ठीक। काइंड्स ऑफ क्लॉजेज में पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। व्हाट इज द प्रिंसिपल क्लॉज? ठीक है, द क्लॉज विच कंटेन्स द मेन वर्ब, इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड ओवर हियर, द क्लॉज विच कंटेन्स मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। किसी भी वाक्य का जिसमें मुख्य क्रिया शामिल हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं या फिर मेन क्लॉज बोलते हैं, मुख्य क्लॉज, ठीक है। वाक्यांश, क्लॉज का हिंदी होता है वाक्यांश, ठीक है। ये क्लियर कर लीजिएगा इस बात को, यहां पे फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी कि क्लॉज विच कंटेन्स द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज। दूसरा फीचर इसका क्या होता है? इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग। ये जो प्रिंसिपल क्लॉज का जो मीनिंग होता है वो स्पष्ट होता है, ठीक है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और फिर इट कैन बी यूज्ड सेपरेटली विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। और चूंकि मीनिंग कंप्लीट है
तो हम गिवन सेंटेंसेस को सेंटेंसेस से उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको बाहर निकाल के हम उसका सेपरेट यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि पुराने वाले सेंटेंस में, इसके पहले जो एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पर और इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, सी सेड में और ये प्रेडिकेट वाले पार्ट में, तो इसमें ये जो क्लॉज है इसका अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है यहाँ पर शी, लेकिन ये पूरा जो सी सेड है ये एक सेपरेट सेंटेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इस क्राइटेरिया को ये पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा हुआ है जिसके कारण इसका मीनिंग स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, सी सेड, उसने कहा, बस हो गया, बात खत्म है। उसने कहा, सवाल पूछेगा किसने कहा, तो उसने कहा, तो ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है और मीनिंग इसका क्लियर है। तो कहीं पे भी दूसरे जगह पर इसका इंडिपेंडेंटली प्रयोग हम कर सकते हैं इस सेंटेंस के अतिरिक्त भी। तो यही होता है प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब इसमें एक क्या छिपा है, मैंने कहा था अभी तुरंत बताए हैं कि इसमें क्या है, कंटेन्स द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। तो है कि नहीं मेन वर्ब, देख लो सी सेड में मेन वर्ब है या नहीं है, तो यहाँ है ना सी सेड में मेन वर्ब, सेड इज द मेन वर्ब। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लॉज। चलो अब सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझते हैं, या फिर इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब ये निर्भर है, निर्भर किस पर है, तो प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर है। किस चीज के लिए निर्भर है, तो अपने मीनिंग के क्लियर होने के लिए निर्भर है। जैसे कि तो दूसरा वाला जो पार्ट था, दैट शी वॉज इन नीड ऑफ सम हेल्प, ये जो पार्ट है यहाँ पर, दैट शी वॉज इन नीड ऑफ सम हेल्प, दिस इज द पार्ट है। तो यहाँ देखो दैट लगा हुआ, अगर यहाँ पर दैट नहीं होता, सपोज करो कि यहाँ पर अभी चूंकि लगा हुआ है दैट शी वॉज इन नीड ऑफ सम हेल्प, ठीक है, अब ये डैट नहीं होता, अब ये देखो सेंटेंस सी वॉज इन नीड ऑफ सम हेल्प, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर डैट यहां जोड़ देते हो तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि हिंदी निकाल के देखो ना, आप बोलो कि उससे मदद की कोई जरूरत थी, वो मदद, उसे मदद की जरूरत थी, और ये बोलो कि उसे मदद की जरूरत थी, तो की लगा देने से सेंटेंस कहीं ना कहीं अधूरा हो जाता है, ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। इट इज नॉट गेटिंग इट्स कंप्लीट मीनिंग इफ यू आर एडिंग दैट बिफोर दिस शी ओवर हियर, राइट। तो दिस मेक्स द सेंस इनकम्प्लीट, और इस इनकम्प्लीट सेंस को पूरा होने के लिए इसको इसके पार्ट से जोड़ना पड़ेगा। सी सेड दैट, उसने कहा कि उसे मदद की आवश्यकता थी, ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो अपने मीनिंग मतलब इस पार्ट के मीनिंग के कंप्लीशन के लिए इसको डिपेंड करना पड़ रहा है अपने प्रिंसिपल क्लॉज पर, जो इसको डिपेंडेंट क्लॉज बना दे रहा है। तो बस यही डिफरेंस है एक प्रिंसिपल क्लॉज में और एक मेन क्लॉज में। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। और एक और फीचर क्या है इसका, तो इट कैन नॉट बी यूज सेपरेटली, क्योंकि मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो फिर सेपरेटली कैसे यूज हो सकता है, ओके ना, एज इट हैज नो कंप्लीट मीनिंग। तो इसको आप समझ लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई अगर डाउट हुआ, क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछो, कमेंट करके पूछो, ओके। चलिए, कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप पे पूछने का, और वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करना होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर क्लॉज स्ट्रक्चर। अब चूंकि क्लॉज को समझ चुके हैं, क्लॉज में हम सबने समझ लिया प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, क्लॉज में हमने समझ लिया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज वह जो अपने उसका मीनिंग कंप्लीट होता है, उसमें एक निश्चित वर्ब होता है, ठीक है, और सेपरेटली यूज हो सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज वह, सबऑर्डिनेट क्लॉज वह जो अपने मीनिंग के कंप्लीशन के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है, कोई कंजंक्शन के साथ लगा होता है। क्लियर है ना। तो अब इस आधार पर मतलब प्रिंसिपल क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझने के बाद अब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, क्लॉज के स्ट्रक्चर को समझते हुए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। तो इसके आधार पर, क्लॉज के स्ट्रक्चर के आधार पर मुख्यतः सेंटेंसेस इस कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला है सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ डी है, और चौथे में है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये चार प्रकार है सेंटेंसेस के क्लॉज स्ट्रक्चर पर आधारित, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। आज पढ़ेंगे हम लोग सिंपल सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं कि द सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट, द सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में समझते हैं, द डॉग बार्क्स, ये एक सेंटेंस है। तो एक सब्जेक्ट यहां दिख रहा है
और बाक्स ये इसका प्रेडिकेट दिख रहा है। डॉग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बाक्स क्या हो गया, इसका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस है शी गोज टू वॉक डेली, तो शी क्या है, सब्जेक्ट पार्ट है, और गोज टू वॉक डेली जो है ये कौन सा पार्ट है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा एग्जांपल समझ, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो द अर्थ क्या है, ये सब्जेक्ट है, और मूव्स अराउंड द सन क्या हो गया, तो प्रेडिकेट हो गया। तो दिस इज द वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो क्या होता है, कर्ता होता है, जानते ही हो कर्ता होता है, कर्ता मतलब कि जो क्रिया को करता है, जिस पर वर्ब डिपेंड करता है, जिसके लिए वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्ता निकालने के लिए वर्ब को देखो, वर्ब समझ में आ जाएगा तो कर्ता अपने आप समझ में। ये जैसे बाघ है, भूखना, कौन भूखता है, तो कुत्ता, तो डॉग इज द सब्जेक्ट। शी गोज टू वॉक, तो ये गो करने का मतलब जाने का काम कौन करता है, तो शी करती है, तो शी इज द सब्जेक्ट। अर्थ मूव्स, ये मूव कौन करता है, तो अर्थ करता है, तो द अर्थ इज द सब्जेक्ट। एंड रेस्ट जो बच जाता है सब्जेक्ट को छोड़ करके वो क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। ओके, तो इस आधार पर क्या समझे हम कि सेंटेंस जिसके पास एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब मतलब जो अपने सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, टेंस पे डिपेंड करता है, इसको समझ लीजिएगा। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब। अगर सपोज करो कि क्वेश्चन समझना है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट मतलब फिक्स है, इसका यूज फिक्स है, अनलिमिटेड यूज नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट नहीं है ये। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है अपने सब्जेक्ट के ऊपर और अपने टेंस के ऊपर। जैसे उदाहरण के लिए अगर राम रखेंगे और वॉक कोई अगर वर्ब है, तो देखो ये राम के साथ ये वॉक्स हो जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट दे है तो ये दे के साथ यही वॉक शब्द वॉक आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या पास्ट टेंस में यूज करोगे तो दे वॉक्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं अगर सब्जेक्ट चेंज कर रहा है या इसका टेंस चेंज कर रहा है तो वर्ब भी चेंज कर जा रहा है, मतलब ये सीमित प्रयोग हो रहा है इसका, नॉन फाइनाइट तरीके से इनफाइनाइट यूज, असीमित प्रयोग नहीं है इसका, सीमित प्रयोग है, इसलिए इसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा उम्मीद है मुझे। चलिए, तो इसी तरह से ये समझ लेना है कि एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, मतलब वैसा सेंटेंस क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। मैंने एग्जांपल में ये 3 एग्जांपल देके आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, it can also be said that a sentence which has only one subject and one predicate is called a simple sentence। दूसरी भाषा में हम क्या कह रहे हैं, पहला भाषा में तो हम यहाँ पे कह दिए कि वैसा सेंटेंस जिसके पास एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है वह है आपका सिंपल सेंटेंस। लेकिन इसमें फिर देखो कि इसमें एक सब्जेक्ट है और बाकी जो बच गया वो तो प्रेडिकेट भी तो है, तो इस आधार पर हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो वह भी सिंपल सेंटेंस है। यस डेफिनेटली इट इज। तो इस वजह से हम ये भी समझ लेते हैं, इस डेफिनेशन के अलावा एक और डेफिनेशन जानते हैं कि वे एक और कैरेक्टर जानते हैं सिंपल सेंटेंसेस का, कि वैसे सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ओके, चलो दूसरा पॉइंट पर थोड़ा गौर करते हैं हम लोग कि द अदर थिंग विच कैन बी नोटेड फ्रॉम द एग्जाम्पल्स इज दैट द सेंटेंसेस कंटेन ओनली वन क्लॉज एंड दैट क्लॉज इज द प्रिंसिपल क्लॉज। है ना, क्या आपने इस बात को गौर किया, यहाँ पर पीछे वाले चीजों में गौर कर पाए, नहीं कर पाए हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग अभी गौर करके दिखाते हैं। क्या बोले कि देखो मैं पढ़ाता हूं आपको, फिर से बताता हूं कि दूसरी बातें जो यहाँ पर नोट किया जा सकता था पिछले एग्जाम्पल से वही है कि जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं उसमें सिर्फ एक ही क्लॉज मौजूद है, और वो क्लॉज कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में मैंने क्या कहा था, इसके पास एक सब्जेक्ट है और इसका एक अपना वर्ब होता है, बस दैट्स इट, और इसका अपना मीनिंग स्पष्ट होता है, यही होता है प्रिंसिपल क्लॉज। तो पिछले सारे एग्जाम्पल में ये कैरेक्टर हमको शो हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, द डॉग बार्क्स, सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब मौजूद है, इसके पास वर्ब है, मीनिंग क्लियर है, तो एक प्रिंसिपल क्लॉज है, सेंटेंस खत्म हो गया। शी गोज टू वॉक डेली, ठीक है, गोज एक वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया है, दूसरा कुछ नहीं लगा इसमें, मीनिंग क्लियर है, गोज टू वॉक डेली। ठीक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मूव्स एक वर्ब है, ठीक है, अर्थ सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, तीनों के मीनिंग क्लियर है, तीनों के पास अपना वर्ब है, तीनों के पास अपना सब्जेक्ट है, दैट्स इट। मतलब तीनों के तीनों प्रिंसिपल क्लॉज है अपने आप में, ये किसी कंजंक्शन से नहीं जुड़े हैं, इनको डिपेंड होने के लिए, अपने मीनिंग के कंप्लीशन के लिए दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होना नहीं पड़ रहा है। देन व्हाट डज इट मीन, देन इट मीन्स दैट ये सारे के सारे चीज क्या हो गए, प्रिंसिपल क्लॉज हो गए।
ओके, तीनों में एक ही क्लॉज है और वो क्लॉज कौन सा है? प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इसका मतलब ये निकल के सामने आता है कि इट कैन बी फर्दर सेड दैट अ सिंपल सेंटेंस हैज सिंगल मेन क्लॉज। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। पहला पहला कैरेक्टर क्या निकल के सामने आया? पहला कैरेक्टर निकल के आया कि भाई सेंटेंस के पास, सिंपल सेंटेंस के पास एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा। दूसरा कैरेक्टर हमको क्या निकल के सामने आता है? तो इसके पास वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट होगा। और तीसरा कैरेक्टर क्या निकल के आता है कि सिंपल सेंटेंस हैज व सिंगल मेन क्लॉज, कि सिंपल सेंटेंस के पास एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा। बस बात खत्म है। तो ये तीन बातों को सिंपल सेंटेंस के बारे में जरूर नोट कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिए, बार बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक नोट करके हम लोग पढ़ते हैं इस बात को। कुछ और बातें भी हैं जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। नोट है, ये तीन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक फर्दर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि अ सिंपल सेंटेंस मे हैव मोर देन वन सब्जेक्ट। नोट कीजिएगा, मैं मोर देन वन प्रिंसिपल क्लॉज नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मोर देन वन सब्जेक्ट। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज भले ही एक होगा, लेकिन उस प्रिंसिपल क्लॉज में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं और वो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होंगे। लेकिन 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 फाइनाइट वर्ब एक ही होगा, ये इंपॉर्टेंट। अगर फाइनाइट वर्ब दो हो गया तो फिर समझो कि मामला गड़बड़ हो गया। फाइनाइट वर्ब जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, सब्जेक्ट भले ही दो हो। ओके, चलो इसको बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझते हैं? तो देखो, पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया है, सीता एंड गीता, एंड यहाँ भी लगा हुआ है आर फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सीता एक सब्जेक्ट, गीता दूसरी सब्जेक्ट, दोनों के दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन आर फ्रेंड वर्ब एक ही है ना। इस सेंटेंस को फिर आप सीता इज अ फ्रेंड सेपरेटली नहीं लिख सकते थे, सीता इज अ फ्रेंड, ठीक है ना, और फिर लिखोगे गीता इज अ फ्रेंड, कोई मतलब नहीं निकलता इस बात का। सीता इज अ फ्रेंड एंड गीता इज अ फ्रेंड, तो इससे ये साबित नहीं हो रहा कि सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। तो अलग नहीं कर पा रहे हो इस चीज को सेंटेंस में से। इसका मतलब ये एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया जिसमें दो सब्जेक्ट है और इन दोनों सब्जेक्ट का एक ही फाइनाइट वर्ब है। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है आप लोग के समझने के लिए, आप लोग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन फाइनाइट वर्ब एक ही होगा, प्रिंसिपल क्लॉज भी एक ही होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। सबको नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ रहे हैं कि आई एंड मोहन रीड द सेम बुक, है ना। आई सब्जेक्ट है, मोहन सब्जेक्ट है, दोनों के दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्रिया एक ही है, दैट इज रीड। अब इस सेंटेंस को फिर से आप सेपरेट नहीं कर सकते थे, ये नहीं लिख सकते थे कि आई रीड द सेम बुक, है ना, आई रीड द सेम बुक, और फिर बोलोगे कि लिखेंगे हम कि मोहन रीड्स द सेम बुक। ठीक है, आप इन दोनों सेंटेंस को अलग करके इसके मीनिंग को क्लियर नहीं कर सकते, इससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आई एंड मोहन रीड द सेम बुक। ठीक है, तो दिस वे वी आर हियर नोटिसिंग दैट we are able to notice that the I and Mohan cannot be separated, है ना, and cannot be rewritten। समझ रहे हैं? तो यही कैरेक्टर है किसका? सिंपल सेंटेंसेस का, कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकता है लेकिन फाइनाइट वर्ब कितने होंगे? एक ही होंगे। चलो, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये सिंपल सेंटेंस के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। सिंपल सेंटेंस के इतने ही कॉन्सेप्ट है, और अगर ये इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेते हो तो सिंपल सेंटेंस के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जितने भी बातें हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके साथ साथ प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये मैंने बता दिया है। और उसके बाद उस आधार पर कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो मैंने बता दिया। और सिंपल सेंटेंस के कौन कौन से कैरेक्टर है, एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब। फिर दूसरा कैरेक्टर हमने पढ़ा कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ये हो गया बात। फिर एक ही प्रिंसिपल क्लॉज, ये भी बात हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं लेकिन फाइनाइट वर्ब एक ही होगा, ये भी सारी बातें हो गई। और यही सारा कॉन्सेप्ट है सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो आज आपका सेंटेंस पैटर्न के चैप्टर का एक टॉपिक समाप्त होता है। आप इसका नोट्स बना के मुझे भेज सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, इससे मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हम लोगों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है।
बस एक लाइक बटन दबाना है अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, नॉलेज को हमेशा स्प्रेड करना चाहिए। ओके, चलिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।